देखिए, अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फर्स्ट लेक्चर में सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। कोई भी गैस किसी भी कंटेनर के अंदर कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है। प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, मोशन के लिए फ्री होते हैं और वो रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे, मूव करेंगे तो दीवारों से टकराएंगे जाके, और दीवार से टक्कर मारेंगे तो वहाँ पे कोलिजन की वजह से क्या है, फोर्स एक्सर्ट होगा, और फोर्स होगा तो प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, वो प्रेशर होता कितना था? तो P इज इक्वल टू था 1/3 मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस इनटू स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जो स्पीड है वो किस में लेके चलनी है, हमेशा आरएमएस में, इसलिए मैंने लिख दिया है जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, आरएमएस। ठीक है, और मास ऑफ गैस कैसे आएगा, ये m क्या है, स्मॉल m है गैस के एक मॉलिक्यूल का मास। और मान लीजिए इस पूरे कंटेनर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n। तो मास, एक मॉलिक्यूल का मास और n मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो टोटल क्या कर देंगे, n। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ गैस कैसे आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो m क्या था, मास ऑफ मॉलिक्यूल था, और n क्या थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। चलिए, तो क्या फॉर्मूला बना, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय क्या होगा, 1/3 इंटू मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम इंटू स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि v²। ठीक है, तो 1/3 मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम इंटू v²। वी कौन सी, आरएमएस। चलिए, मास अपॉन वॉल्यूम को क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी। तो एक फॉर्मूला आ गया, तो प्रेशर का यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेशर है वो इजिकल, गैस के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो इक्वल होगा 1/3 डेंसिटी इंटू v²। ठीक है, डेंसिटी क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, और मास ऑफ गैस कैसा आ जाएगा, m इंटू एन, जहाँ m होगा एक मॉलिक्यूल का मास और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर n है तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, अब बात करें काइनेटिक एनर्जी। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम गैसेस के निकालें तो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, 1/2 mv²। ठीक है, m क्या हो गया, मास, और v क्या हो गई, वेलोसिटी, कौन सी, आरएमएस। चलिए, अगर हम इसे क्या करें, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम निकालें, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। ठीक है, तो पर वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड। अब इतना पोर्शन मास अपॉन वॉल्यूम इंटू v², ये जो इतना पोर्शन है, देखिए यहाँ से ये मास अपॉन वॉल्यूम इंटू v², इतना जो पोर्शन है वो किसके इक्वल होगा, इस 3 को धले जाए तो वो किसके इक्वल होगा, 3p के। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम देखें तो क्या हो जाएगी, 1/2 3p। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 3p। तो 3p/2, तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी पर वॉल्यूम वो क्या हो जाएगी, 3/2 pb। क्लियर, p, 3p। ठीक है, 3p/2। तो देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम कितनी आ गई थी, 1/2 इंटू क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम v², और मास अपॉन वॉल्यूम v² कितना आ गया था, 3p। तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम हो गई 1/2 3p। तो काइनेटिक एनर्जी निकालें तो वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2, क्योंकि ये 3 ये v कहाँ पहुंच गया होगा वहां, तो 3/2 pv। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, यानी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2 pv। pb इजिकल टू क्या होता है गैस इक्वेशन के लिए, pb इजिकल टू होता है nRT। तो pb की जगह हम क्या लिख सकते हैं, nRT। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी गैसेस मॉलिक्यूल की वो कितनी हो जाएगी, 3/2 pb, और या pb इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, nRT। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। एक कर्व से दूसरे कर्व में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कि एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसमें बड़े ध्यान से देखना है, बहुत इजी है। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, ग्राफ का कन्वर्जन कैसे करें, जैसे क्वेश्चन समझिए। ये कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग वॉल्यूम टाइम कर्व इनटू प्रेशर वॉल्यूम कर्व। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये एग्जामों में पूछा जाता रहा है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिए। ये कह रहा है मेरे पास क्या है, वॉल्यूम प्रेशर कर्व है, वॉल्यूम और प्रेशर कर्व है। तो इसको कैसे है, ये है हमारे पास, यानी कि ए बी इस टाइप से। ठीक है, तो वॉल्यूम प्रेशर कर्व दे रखा है, इस कर्व को कन्वर्ट करना है किसमें, प्रेशर वॉल्यूम में। ठीक है, ये वॉल्यूम टेम्परेचर में था और उसको प्रेशर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे, ये कर्व है, ठीक, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी, यानी कि एक लाइन, इस लाइन को नाम ए बी, ये हो गया बी सी, और ये हो गया सी ए। ठीक, चलिए,
तो इस कर्व को मैंने 3 पार्ट में ले लिया, ए बी सी, तो इसके 3 पार्ट हो गए, ए बी सी और सी ए। चलिए पहले ए बी की बात करें। ए बी में अगर हम देखें तो ए बी में क्या है, ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है। सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज। अगर ये ऊपर जाता तो वॉल्यूम बढ़ता, नीचे जाता तो वॉल्यूम घटता। तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो इसमें ना तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज। इसका मतलब है ए बी सेक्शन में, जो ए बी सेक्शन है उसमें सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो देखिए ए बी सेक्शन में वॉल्यूम कांस्टेंट रहा और टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। किससे पता चल रहा है, ग्राफ से। ठीक है, तो ए बी ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है ए बी सेक्शन में और टेम्परेचर क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज। ए से बी की तरफ जब जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, अब लगाइए पी बी इक्वल टू एनआरटी लगा दो। बस मैंने ग्राफ के लिए एक ही फंडा बता रखा है, आप पी वी इक्वल टू एनआरटी लगाओ। क्या क्या चीज कांस्टेंट है वो आपको देखने की जरूरत नहीं, जो आपने देखा, आपने क्या कांस्टेंट पाया बस उसे रखिए आप। तो या आपने जो कांस्टेंट किया, ठीक है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी पॉइंट ग्राफ लाइन खींच दी थी, तो पीवी इक्वल टू 90 रखा हमने। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, खत्म करो। अमाउंट ऑफ गैस को फिक्स होती है तो उसे भी खत्म करिए, और आर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था जब भी कोई गैस लो लगेगा तो वो कब लगता है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए। तो मोल्स तो हमेशा और आर तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो वी हमने कांस्टेंट पाया, ए बी सेक्शन में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम हट गया। मोल्स अमाउंट ऑफ गैस फिक्स होगा वो हट गया, आर कांस्टेंट होता है ये, तो वी और टी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। देखिए तो पी जो है यहाँ पे, जो पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, क्या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो बस खत्म हो गई बात। देखिए तो मुझे पी और टी का ग्राफ बनाना है, तो ए और बी, ए बी का जो ग्राफ है वो कैसे बनना है, ए बी का ग्राफ इसमें तो ये था, और जब इसमें कन्वर्ट करूंगा तो इसमें क्या बता रहा है, कोई टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। कब, जब वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो देखिए मुझे ग्राफ करना है पी और बी का, पी और बी का ग्राफ में ये बनाना है। तो वो कह रहा है वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखो, ठीक, वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब वॉल्यूम ये किस में ग्राफ है, मुझे पी और बी का, और वॉल्यूम क्या रह रहा है इसमें, यानी कि ए बी सेक्शन में वॉल्यूम क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब, वॉल्यूम कांस्टेंट कब रहेगा, ये देखिए इस लाइन पे वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, तो इधर नहीं जाना ना इधर जाना। तो ए और बी क्या होगा, ए और बी में सिर्फ प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी में टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर का ग्राफ क्या है ये, तो प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इधर जाता तो वॉल्यूम घटेगा, इधर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या रहना है, कांस्टेंट। ये सिचुएशन बन गई, वॉल्यूम रहना है कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट कब रहेगा, जब लाइन बिल्कुल सीधी जाए। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी कि जैसे ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो कैसा ग्राफ हो गया, ए बी का ग्राफ यहाँ था, इस ग्राफ में ए बी कहाँ आएगा, ये आएगा, वो जिसमें वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट, और प्रेशर बढ़ता जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। चलिए बात करें अब बी और सी की। बी और सी में क्या है, बी और सी ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट। देखिए लाइन बिल्कुल एकदम सीधी जा रही है, तो इसका मतलब इधर जाती तो टेम्परेचर घटता है, इधर जाती तो टेम्परेचर बढ़ता है, सिर्फ ऊपर जा रहा है। तो ना तो इसमें टेम्परेचर क्या है, बी और सी में टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, मगर वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो वी सी ग्राफ में हम क्या देख पा रहे हैं, इधर वी सी ग्राफ में देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है और वॉल्यूम लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, इस ग्राफ में, फर्स्ट ग्राफ में ये देख पा रहे हैं। तो दिमाग लगाइए, पी बी इजिकल टू एन आर टी, तो क्या है, अमाउंट ऑफ गैस तो फिक्स रहेगा, आर फिक्स रहेगा, और टेम्परेचर क्या रख रहा है इसमें, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आ गया, पी बी इजिकल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो पी बी कांस्टेंट आ गया, मतलब पी और वी एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा। यह पीबी का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, या वॉल्यूम को घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो इस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या रहा है, वॉल्यूम देखिए यहाँ बीसी में क्या दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर, वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। कब, टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हुए। तो बीसी में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम इधर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो वहां उधर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो प्रेशर कब घटेगा, कैसे घटेगा प्रेशर, ये जी देखिए बी से सी का ग्राफ ये हो गया, प्रेशर क्या होता चला जाएगा इसमें, डिक्रीज। और ये रेक्टेंगुलर क्यों आया, क्योंकि पी देखिए
P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। तो P और V का जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, तो इस केस में ग्राफ क्या होगा, अगर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है इस BC में, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। और कैसे डिक्रीज होगा, यानी कि हाइपरबोला में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कर्व में क्या होगा, तो ये डाउन जाएगा, डाउन मतलब प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलिए, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए। और डिक्रीज भी प्रेशर कैसा होगा, हाइपरबोला की फॉर्म में। बात करें अब सी और ए की, तो सी और ए में क्या है अगर हम देखें ग्राफ से क्या पता चल रहा है, टेम्परेचर भी जब ये इधर आ रहा है तो देखिए पीछे आ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, यहाँ से इधर गया तो टेम्परेचर भी कम हो गया, और ऊपर से नीचे आया तो इसका मतलब वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें सी से ए में क्या हो रहा है, सी से ए में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज, और वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, डिक्रीज, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज हो रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन किसका होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बी में और टी में, क्योंकि टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो वॉल्यूम भी घट रहा है। देखिए पीछे जाने का मतलब इधर गए तो टेम्परेचर घटा, और नीचे आए तो इसका मतलब वॉल्यूम घटा, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में घट रहा है तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, सी ए ग्राफ बता रहा है कि वी और टी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर भी घट रहा है। अब लगाइए दिमाग जरा इसमें, तो यहां से देखें पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी में अब क्या करेंगे, अगर इसमें क्या क्या चीज़ कांस्टेंट रही, तो देखिए इसमें पी बी इज इक्वल टू एन आर टी में अगर हम क्या करें, यहाँ पे प्रेशर है, अगर हम क्या कर दें, प्रेशर को कांस्टेंट कर दें। देखिए ये तो एन और आर तो क्या है, कांस्टेंट है ही। अगर मैं थोड़ी देर के लिए प्रेशर को कांस्टेंट मान लूँ तो इसमें प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो वी और टी इसमें भी क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को घटाएंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, घटेगा। देखिए अगर आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को घटाएंगे, इसमें टेम्परेचर घट रहा, तो टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम भी घट रहा है, और प्रेशर क्या रहेगा उसमें, कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, देखिए प्रेशर और वॉल्यूम में क्या है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर को कांस्टेंट कब हो सकता है, प्रेशर कांस्टेंट जब होगा जब ग्राफ ना तो ऊपर को जाए ना नीचे को आए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहे, तो उसमें प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा, पीछे। तो इस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो वॉल्यूम क्यों घट रहा है, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा था, इस केस में घट रहा था। तो थोड़ा सा इसका ध्यान देना है एक बार कर्व को, तो आपको बस यहाँ पहले सेक्शन में इसको बांट लेंगे। ए बी सेक्शन में अगर हमने देखा तो ए बी सेक्शन में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज। तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज। तो पी वी इक्वल टू एनआरटी लगाया, जो कांस्टेंट टर्म थी उन्हें हटाया, तो यहाँ से पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक है। यानी कि क्या है इस केस में, क्या है कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है और टेम्परेचर को अगर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर इसके ग्राफ में तो है नहीं, उसमें है प्रेशर। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, कब, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए। देखिए तो वॉल्यूम कांस्टेंट कब रहेगा, जब वर्टिकल जाए, प्रेशर बढ़े, हमें क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना। तो एक ग्राफ हमें बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम को रखना कांस्टेंट, वॉल्यूम को कांस्टेंट इसमें रखना है क्योंकि इसका तो बन चुका। अब वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट कब रहेगा, जब ग्राफ बिल्कुल वर्टिकल हो, तभी तो क्योंकि वॉल्यूम का अंदर का हॉरिजॉन्टल, तो वॉल्यूम कांस्टेंट किस में रहेगा, जब हॉरिजॉन्टल लाइन आए। और वो कह रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर रहा है बढ़ तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे भी तो आ सकता था वर्टिकल में। वर्टिकल में दो केस हो सकते हैं, नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए। तो इसमें क्या है, ये कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर कब बढ़ेगा, जब ऊपर जाए। और कैसा प्रेशर, टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर बढ़ना चाहिए मगर वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब वर्टिकल होगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर कब बढ़ेगा, जब ये ग्राफ ऊपर जाए। दूसरा, बी और सी में, बी और सी में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम लगातार इस केस में बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो लगाइए पी बी इक्वल टू एन आर टी, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहाँ पी वी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, या पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वी के। तो इस केस में क्या हो गया कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ऑलरेडी है इसमें। चलिए अब क्या होगा, v अगर हम बढ़ाएंगे, v को बढ़ाएंगे तो p घटेगा। तो इस केस में क्या करना है, v बढ़ रहा है इधर, तो प्रेशर, v बढ़ने से प्रेशर घटना चाहिए, तो इसका मतलब ग्राफ का आना चाहिए, एक तो नीचे आना चाहिए जिससे प्रेशर घटे,
और कहाँ जाना चाहिए, राइट में जाना चाहिए, जिससे वॉल्यूम बढ़े। तो नीचे आएगा और राइट में जाएगा, तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा। अब वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता था। स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं है क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, रेक्टेंगल और हाइपरबोला। दूसरा देखिए, सी में जब हम आ रहे हैं, सी से ए पे आ रहे हैं, तो इसमें केस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है। देखिए इधर गए तो इसका मतलब टेम्परेचर घटा, और नीचे आए तो इसका मतलब वॉल्यूम घटा। तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है और वॉल्यूम भी घट रहा है। और वो कैसे घट रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो सी ए में क्या है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, मतलब वी घट रहा है तो टी भी घट रहा है। अब दिमाग से देखिए, यहाँ पे ये बन चुका, ये बन चुका, अब तो पीछे आना ही है, क्योंकि जब वहाँ मिल रहा तो यहाँ भी मिलना ही है। तो दिमाग में क्या है कि इसमें प्रेशर क्या रहना है, कांस्टेंट। जब ये हॉरिजॉन्टल चलेगा तो प्रेशर का कंपोनेंट है कहाँ, वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल चलेगा तो इसका मतलब प्रेशर क्या रहना है, कांस्टेंट। तो पी वी जगह में पी को कांस्टेंट करके देख लो, एन तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टी के। यानी कि अगर आप वॉल्यूम को घटाओगे तो टेम्परेचर भी घटेगा। तो टेम्परेचर तो इसमें घट ही रहा है, जब इसमें टेम्परेचर घट रहा है तो उसमें वॉल्यूम घटना चाहिए। वॉल्यूम कब घटेगा, जब पीछे आए। ठीक है, वॉल्यूम भी कैसे घटेगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो सी से ए। नेक्स्ट, अब देखिए, अब इसमें एक बहुत मजेदार लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी को पार्टीशन करना इक्वली। क्या है ये लॉ, समझिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, द एवरेज एनर्जी एसोसिएट विद पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोलिक्यूल इज 1/2 kT। ये कह रहा है कि किसी भी मोलिक्यूल की एवरेज एनर्जी का डिवाइडेशन किसमें, पर डिग्री में, किसके लिए, पर मॉलिक्यूल के लिए, वो कितना होता है, 1/2 kT होता है। देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जाती है कि, और वो जो डिफरेंट डिफरेंट वे है वो उसे उसे तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते थे। तो कह रहा है किसी भी मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी, किसी भी मॉलिक्यूल की जो एवरेज एनर्जी है, या कह सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की पर डिग्री के हिस्से में कितनी एनर्जी आती है, उसे बोलते हैं, उसे उसे ही क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। समझे, क्या है ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यहां से शुरू है, क्या है, द एवरेज एनर्जी एसोसिएट विद पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोलिक्यूल इज 1/2 kT। किसी भी एक मोलिक्यूल की एनर्जी पर डिग्री पे, किसी भी एक मोलिक्यूल की एनर्जी पर डिग्री के हिस्से में जो आएगी उसका भी जो एवरेज होगा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, 1/2 kT। तो किसी भी मोलिक्यूल की एवरेज एनर्जी पर डिग्री पे, एक मोलिक्यूल की एवरेज एनर्जी पर डिग्री पे जो होगी वो कितनी होती है, 1/2 kT। तो देखिए, टोटल एनर्जी, टोटल ये कह सकते हैं एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी यहाँ कौन सी होगी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उस एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी कितनी है, और ठीक है, और डिवाइड क्या करेंगे, टोटल डिग्री से। टोटल मॉलिक्यूल की, यानी कि एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो जो आएगी वो क्या आएगी, एक फ्रीडम की एनर्जी आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो किसके इक्वल होती है, 1/2 kT के। ठीक है जी। तो किसी भी एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज एनर्जी है, उस एवरेज एनर्जी को डिवाइड कर देंगे उस मॉलिक्यूल की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो वो क्या हो जाएगी, जब टोटल एनर्जी को टोटल डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो पर डिग्री पे जो एवरेज एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, 1/2 kT। तो वेयर के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो किसमें ले जाएगा, केल्विन में। चलिए, एवरेज एनर्जी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल्स, एवरेज एनर्जी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होगा, F/2 kT, क्योंकि यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने हटा दिया, वो इधर पहुँचा दिया। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी अपॉन क्या हो गया, मॉलिक्यूल, सिर्फ मॉलिक्यूल बचे, इज इक्वल टू क्या हो गया, F/2 kT के लिए, क्योंकि यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ पहुँच गए, यहाँ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ से क्या आ गया, ये एवरेज एनर्जी। अब ये मॉलिक्यूल्स को भी आप इधर पहुँचा दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, n।
तो एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू हो गई F/2 N/kT। ठीक है, तो ऐसे समझो, दूसरे ढंग से हमारे पास एक सैंपल है गैस का, हमारे पास गैस का एक सैंपल है, उस सैंपल की टोटल एवरेज एनर्जी ये हो गई। ठीक, इसे क्या करो, डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, मान लीजिए सब्सटेंस की एक कोई हमें सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की टोटल एवरेज एनर्जी ये है, उस एवरेज एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दोगे तो ये एनर्जी हो गई एक मॉलिक्यूल की, और उस एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो वो क्या आ गई, ये टोटल एवरेज एनर्जी आ गई एक डिग्री की, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो वो कितनी होती है 1/2 kT। क्लियर, जब एक डिग्री की इतनी एनर्जी है तो एफ डिग्री की कितनी होगी इंटू एफ। ठीक, ये हो गई एनर्जी किसकी, एफ डिग्री की, और मान लीजिए पूरे सब्सटेंस में मॉलिक्यूल कितने हैं एन, तो इंटू एन और कर देंगे, तो ये किसकी एनर्जी हो गई, टोटल सब्सटेंस की एनर्जी हो गई। तो 1/2 kT ये तो हुई एक डिग्री की एनर्जी, इंटू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गए, एफ की एनर्जी हो गई नंबर ऑफ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, यानी कि एक मॉलिक्यूल की। ठीक है, और नंबर ऑफ एन की मल्टीप्लाई कर दी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या होगी, टोटल सब्सटेंस की एनर्जी आ गई। क्लियर हो गई बात, एक बार और समझा देता हूं, यहां समझिए। देखिए 1/2 kT ये किसकी एनर्जी है, 1 डिग्री की, एक डिग्री की एनर्जी। अब मैंने क्या करा, 1/2 kT इंटू क्या कर दिया एफ, तो ये क्या हो गए, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हो गई, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितनी डिग्री होंगी, एफ डिग्री होंगी। ये थी एक डिग्री की एनर्जी, इसे डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, डिग्री क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी डिग्री होंगी, तो ये हो गई एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, और इनटू क्या कर दूं इसे, एन और कर दूं, तो ये एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसमें, जो सब्सटेंस हमें गिवन है, तो ये हो गई टोटल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस। क्लियर हो गई बात, चलिए, तो जहां पे वेयर एन क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए, तो मोनोएटॉमिक, अगर हम बात करें मोनोएटॉमिक की, मोनोएटॉमिक गैस की बात करें तो मोनोएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, 3, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, ट्रांजिशन एनर्जी की वजह से। तीन टाइप की एनर्जी होती है, ट्रांजिशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशन। ठीक, जो मोनोएटॉमिक है उसमें ट्रांजिशन एनर्जी होंगी 3, ट्रांजिशन एनर्जी 3, ट्रांजिशन डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर ट्रांजिशन की बात करें तो तीन ही होती है, कौन सी, तीनों एक्सिस की, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मोनोटॉमिक में हो गई, किसकी वजह से, ट्रांजिशन एनर्जी की वजह से। रोटेशनल इसमें होगा नहीं क्योंकि एक ही एटम है, रोटेशन होने के लिए कम से कम 2 एटम चाहिए, रोटेशनल होगा नहीं। वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन अभी हो नहीं रहा क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर है, वाइब्रेशन कब होगा, जब हाई हीट कर रहे हैं। ठीक है, और हाई हीट अगर कर देंगे तो 1 डिग्री फ्रीडम और बढ़ जाती है, वाइब्रेशन से एक डिग्री और आती है, वो इसमें और बढ़ जाएगी। तो अगर हम बात करें ट्रांसलेशन से मैक्सिमम कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकती थी, 3, एक्स वाई जेड। रोटेशनल में मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 2, क्योंकि एक एक्सिस पे तो रखेंगे, तो अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस पे पार्टिकल है तो वाई एक्सिस के अलोंग हो सकती है रोटेशन, और जेड एक्सिस के अलोंग। तो रोटेशन से कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, 2, और वाइब्रेशन से कितनी आती है, 1, और मगर वो आती कब है, जब हाई हीट हो जाए। तो हाई हीट का कोई जिक्र नहीं है, तो फिलहाल कितनी है वो, तो फिलहाल अगर मोनोटॉमिक की बात करें तो मोनोटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई, किसकी वजह से, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, 3, रोटेशन कितनी होंगी, 0, और वाइब्रेशन भी फिलहाल क्या है, 0 है। तो एवरेज एनर्जी अगर मैं निकालूं किसकी, मोनोटॉमिक की, तो वो कितनी होगी, 3/2। देखो एफ की वैल्यू रख दी हमने, ये तो फॉर्मूला बना फाइनल, यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बस, एवरेज एनर्जी का कितना, F/2 N/kT, जहां पे एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी होती है, 1/2 kT। चलिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मोनोटॉमिक की बात करें तो एफ की वैल्यू हो गई 3, तो यहां से हो गया 3/2 N/kT, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अगर एक मॉलिक्यूल हो जाए, फॉर 1 मॉलिक्यूल, मोनोटॉमिक गैस का एक ही मॉलिक्यूल हो तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो वो आ जाएगा 3/2 kT। क्लियर, एवरेज एनर्जी किसकी, एक मॉलिक्यूल की। डायटोमिक की बात करें तो डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है, 5, 3 आएंगी ट्रांजिशन से और 2 आएंगे रोटेशन से, और वाइब्रेशन अभी है नहीं। अगर वाइब्रेशन भी होता तो कितनी हो जाती, फिर वो 6 हो जाती। तो एफ की वैल्यू आपके यहाँ क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5/2 N/kT।
ठीक, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी 1 ले लें तो एन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो एन भी यहाँ से हट जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2 kT। ये एवरेज एनर्जी हो गई एक मॉलिक्यूल की, किसके लिए, डायटोमिक के लिए। ये एवरेज एनर्जी हो गई थी किसकी, एक मॉलिक्यूल के लिए, किसके, मोनोटोमिक के लिए। चलिए अब ये जो एवरेज एनर्जी है 5/2 kT, ये किस किस की वजह से होगी, देखिए 3 डिग्री तो डायटोमिक में 3 डिग्री तो किसकी होती है, ट्रांसलेशन मोशन की या ट्रांसलेशन पार्ट की, और 2 किसकी होती हैं, रोटेशनल पार्ट की। तो इसमें भी जो एनर्जी है एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसकी, डायटोमिक में, तो इसमें दोनों मिली हुई है, ट्रांसलेशन भी और रोटेशनल भी। ट्रांसलेशन के हिस्से में कितनी आएंगी, 3 पार्ट, और मोशन रोटेशनल के मोशन में कितने आएगा, 2 पार्ट। तो इस 5 में से 3 तो क्या होंगी, ट्रांसलेशन वाली, तो 3/2 kT, और 5 में से 2 कौन होंगी, रोटेशनल वाली, तो रोटेशनल वाली कितनी होगी, 2/2 kT, तो वो कितनी हो जाएगी, kT, और ये कितनी बचेगी, 3/2 kT। क्लियर होगी बात। अगर वो एवरेज एनर्जी मॉलिक्यूल की फॉर्म में ना पूछे, मोल के फॉर्म में पूछे, तो मोल के फॉर्म में पूछेगा तो नंबर ऑफ, जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वहां क्या लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स लगा देंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना एनर्जी की यूनिट लिखी होती है इतने किलोजूल पर मोल या इतने किलोजूल पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर वो मॉलिक्यूल्स में पूछ रहा है तो कैपिटल एन था, और मोल पूछ रहा है मतलब यहाँ मोल में पूछ रहा है तो मोल रखे जाएंगे, मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो मॉलिक्यूल के नंबर रखे जाएंगे। तो अगर वो मोल्स में पूछेगा तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो F/2 NRT। ठीक है, चलिए जैसे जिससे अगर यहाँ पे हमने देखा होगा PV क्या होता है, NRT। PV क्या होगा, NRT। ठीक, या अगर यहाँ मोल रख रहे हैं तो ये R था, और हम क्या रखें, PV एक ये भी होगा NKT। ये किसके लिए हो गया, मोलिक्यूल्स के लिए। तो मॉलिक्यूल्स ध्यान रखना है कि जब मोल्स है तो कितना है, F/2 NRT है, और अभी अगर मॉलिक्यूल्स है तो क्या था, KT। तो इनमें आपस में रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि ध्यान रखें कि जो NR है, NR वो किसके इक्वल हो जाता है, NKT के, मतलब NK के। जहाँ N थे नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वहाँ वो R था गैस कांस्टेंट और ये क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। या इनमें रिलेशन देख लो, मैंने आपको क्या बताया था। आप क्या करें इसकी जगह, देखिए कोई बात नहीं, आप के की जगह क्या रख सकते हैं, K था R/N0। ठीक है, और N/N0 क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है। यहां समझ लो, देखो ये था भाई NKT, N तो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, K की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R/N/T, और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, वो क्या हो जाता है। क्लियर होगी बात। तो ध्यान रखेंगे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज एनर्जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रखेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पे यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में निकालेंगे तो यहाँ आर की जगह क्या रहेगा, के, और अगर मोल्स की फॉर्म में निकालेंगे तो फिर के की जगह क्या रहेगा, आर। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में गए। तो जो एवरेज एनर्जी है वो कितनी होगी, F/2 NKT। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अगर मोल की फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा, F/2 NRT। यहाँ स्मॉल एन, यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और वहां पे एन क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। चलिए जैसे स्पेसिफिक हीट आप सबने जानते ही हैं, स्पेसिफिक हीट के बारे में, Q क्या था, MS∆θ। ये एम क्या था, अमाउंट था। एक्चुअल में मास कहना गलत बात है, ये अमाउंट था किसका, सब्सटेंस का। वो सब्सटेंस गैस है या कुछ भी है या पानी है, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था। तो अगर ये क्या है, जो एस थी, एस आ रही थी Q/MS∆θ। एस क्या था, अगर ये एस क्या है, जो अमाउंट है, अगर वो ग्राम में है, ग्राम में मतलब मास में है, तो अगर ये ग्राम में है तो ये क्या है, एस किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एस से, और ये क्या थी, ग्राम स्पेसिफिक हीट। और अगर ये जो अमाउंट है ये किस में ले लें, ये मास की जगह किस में ले लें, मोल में, तो फिर ये क्या कहलाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट, और इसे दिखाते हैं सी से। तो एस तो क्या थी, ग्राम स्पेसिफिक हीट, और यहाँ पे सी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट। अंतर कुछ नहीं, अगर आप अमाउंट को किस में ले रहे हैं, ग्राम में फॉर्म में ले रहे हैं, मतलब मास की फॉर्म में ले रहे हैं, तो कहलाएगी वो ग्राम स्पेसिफिक। और अमाउंट को अगर आप मोल्स की फॉर्म में ले रहे हैं, मोल्स में नाप रहे हैं, तो क्या होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो सी कौन हुआ, मोलर स्पेसिफिक हीट। एस क्या हुआ, ग्राम स्पेसिफिक हीट। अंतर समझ गए दोनों में। तो कहीं पे हम एस लिख देते थे, कहीं पे सी लिख देते हैं इस क्वेश्चन को, तो ध्यान रखना जो स्पेसिफिक हीट है कहीं एस सी से दिखा देते हैं, कहीं एस से। तो एस से कब दिखा रहे हैं, जब अमाउंट को ग्राम में ले रहे होंगे, और सी से कब दिखा रहे हैं, जब अमाउंट को मोल्स में ले रहे होंगे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट। चलिए मोलर स्पेसिफिक हीट क्या हो गई कि किसी भी सब्सटेंस के, जैसे
अगर हम बात करें ग्राम स्पेसिफिक हीट तो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसे बोलेंगे ग्राम स्पेसिफिक हीट। और मोलर स्पेसिफिक हीट किसे कहेंगे, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम, 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो गई, ग्राम स्पेसिफिक। अगर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसे बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। क्लियर होगी बात। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का, देखिए किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज कर रहा हूं तो वो कहलाती है हीट कैपेसिटी। किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करूंगा तो वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट, सी। अब है सीपी। सीपी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होगी किस पे, टेम्परेचर, प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे। मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब सीबी क्या है, मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होगी किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। या उल्टा कहो, प्रेशर, वॉल्यूम को कांस्टेंट, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी इस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी। जैसे इस प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, एक क्या है, कुकर में हम खाना बना रहे हैं, कुकर में दाल बना रहे हैं, तो कुकर में क्या हो गया, और एक हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल भगोने में जो जो जिसका माउथ क्या है, खुला हुआ है, उसमें दाल बना रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है समझो। जब हमारे पास क्या है, हमने कुकर क्या कर दिया, कुकर का ढक्कन एकदम बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, उसमें रबर भी लगा देते हैं जिससे गैस बाहर ना निकले। तो उसमें क्या है, जब हमने क्या कर दिया, उसका ढक्कन बिल्कुल टाइटली क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, तो अब कुकर के अंदर का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड हो गया। अब वो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। अब जैसे आप उसको हीट करोगे तो उसमें वेपर बनेंगे और वेपर जो है उड़ के बाहर नहीं निकलेंगी, वेपर बाहर नहीं निकलेंगी तो प्रेशर लगातार बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा मगर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो ये क्या हुआ, ये खाना बनाना हुआ किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम रख के, कांस्टेंट वॉल्यूम रख के हीट दे रहे हैं खाने को, ठीक, और वो जल्दी बन जाएगा। अब हमने क्या कर रहे हैं, किसी ओपन बर्तन में हम क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, दूध उबाल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। जितनी भी वेपर बनेगी वो वेपर उड़ती जाएंगी, बाहर निकलती जाएंगी, उसके अंदर इकट्ठा नहीं होंगी, तो प्रेशर हमेशा फिक्स रहेगा। और कितना रहेगा, जो भी सराउंडिंग प्रेशर है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ सकता है। वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब खुल ओपन वेसल हो गया तो चीजें क्या होंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी, ठीक है, बढ़ जाएंगी। तो वो क्या हुआ, किसी भी वॉल्यूम बढ़े घटे छोड़ो उससे, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब हम जो खाना पका रहे हैं खुले ओपन यानी कि ओपन बर्तन में, तो उसमें जो हीट दे रहे हैं वो किस पे दे रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। अब प्रेशर नहीं बढ़ेगा अंदर का, क्यों, क्योंकि वो खुला बर्तन है, ठीक है, उसमें ढक्कन लगा ही नहीं है। तो जो भी वेपर बनेंगी वो बाहर निकलती जाएंगी, वो प्रेशर को बढ़ाएंगी नहीं। प्रेशर कुकर में क्या है, ढक्कन बंद है, तो जो भी वेपर बनेगी हीट करने से वो वेपर अंदर इकट्ठा होती जाएगी, तो प्रेशर को बढ़ाती जाएगी, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर इंक्रीज करना कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए तो वो तो कहलाएगी सीपी, और कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए तो वो कहलाएगी सीबी। चलिए, सीपी क्या है, सीपी इक्वल होती है, डायरेक्ट आप ध्यान रखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में। डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में सीपी अगर हम देखें तो वैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा रखा, सीपी इक्वल टू क्या होती थी, एन सीपी डेल्टा टी, ठीक है। चलिए खैर, तो सीपी क्या होगी, 1+F/2 इंटू आर, और सीबी क्या होगी, ये 1 नहीं जुड़ेगा उसमें,
एफ बाई टू आर, तो उसमें होगा 1 प्लस एफ बाई टू आर, और सी वी क्या होती है, एफ आर बाई टू। और गामा आपको पता है, गामा क्या होता है, ये रेशो होता है किसका, सीपी और सीवी का। क्लियर। तो ये टर्म्स पहले से आपको, ये टर्म्स तो आपको पहले से पता है कि गामा इज इक्वल टू होता है सीपी अपॉन सीवी। और तो सीपी फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में कैसे निकलेगी, तो सीपी इक्वल होती है 1 प्लस एफ बाई टू आर, और सीबी क्या होगी, एफ आर बाई टू। सीपी हमेशा बड़ी होती है, सीबी हमेशा छोटी होती है, ऐसे भी ध्यान रखो। ठीक है, चलिए देखिए अब मोनोएटॉमिक की बात करें, तो मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3। तो सीपी निकालें, तो सीपी कितना होगा, एफ 1 प्लस एफ बाई टू इंटू आर, और एफ है कितना मोनोएटॉमिक गैस के लिए, 3। तो कितना हो गया, 1 प्लस 3 बाई टू आर, और ये कितना हो जाएगा, 5 बाई टू, तो 5 आर बाई टू। तो सीपी मोनोएटॉमिक के लिए कितनी हो गई, 5 आर बाई टू। इसे रटे मत आप, इसको ना रटे, इसको ध्यान रखें बस। ठीक है, ये फॉर्मूले ध्यान रखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको पता ही है मोनोटॉमिक के लिए क्या होती है, तो इसको रटे ना, तुरंत निकाल लेंगे यहां से। क्लियर। चलिए अगर हम बात करें सीबी की, तो सीबी क्या होती है, एफ बाई टू आर। एफ क्या है मोनोटॉमिक के लिए, 3, तो कितना हो गया, 3 बाई टू आर। ठीक है, तो मोनोटॉमिक के लिए सीपी तो कितनी हुई, 5 आर बाई टू, और सीबी कितनी हुई, 3 आर बाई टू। दोनों में अंतर देखेंगे तो आर आता है, तो सीपी माइनस सीबी इजिकल टू हमेशा क्या होता है, आर होता है। चलिए गामा निकाल लें इसके लिए, तो सीपी अपॉन सीबी, सीपी आ चुका 5 आर बाई टू, और सीबी आ चुका 3 आर बाई टू। आर बाई टू से आर बाई टू कट हुआ तो कितना आ गया, 5 बाई थ्री। किसके लिए, मोनोटॉमिक के लिए। ऐसी डायटोमिक के लिए निकाल लें, तो डायटोमिक के लिए एफ कितना होगा, 5। तो अगर सीपी निकालूंगा तो होगा 1 प्लस एफ बाई टू आर, एफ की वैल्यू 5 रख दो, तो 1 प्लस 5 बाई टू कितना हो जाएगा, 7 बाई टू, तो 7 बाई टू आर। ऐसे सीबी निकालेंगे तो वो एफ बाई टू आर, एफ होगा डायटोमिक के लिए कितना, 5, तो 5 आर बाई टू, मतलब उससे आर कम। ऐसे यहाँ पे गामा निकालेंगे तो सी पी अपॉन सी पी, ये सी पी कितना होगा, ये तो होगा 5 आर बाई टू, और ये तो होगा सी पी होगा 7 आर बाई टू, और ये होगा 5 आर बाई टू। आर बाई टू से आर बाई टू कम कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 7 अपॉन 5। देखिए याद करो बस। एक और है गामा का, डायरेक्ट अगर आपको गामा निकालना है, डायरेक्ट हमको क्या निकालना है, गामा। तो सीपी अपॉन सीबी का जनरल फॉर्मूला यही तो था। देखिए सीपी तो ये है जनरल फॉर्मूला, और सीवी ये है। इन दोनों को आपस में डिवाइड करिए, तो 8 से तो 8 जाएगा, एफ वाई टू से इसे डिवाइड करो, तो एफ 1 अपॉन एफ वाई टू, प्लस एफ वाई टू को एफ वाई टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, तो इधर हो जाएगा 1, और वो हो जाएगा 1 अपॉन एफ वाई टू, तो उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन एफ। तो गामा जो होगा वो सी पी अपॉन सी बी से निकाल सकते हैं, मगर ये डायरेक्ट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट गामा पूछ लिया, तो आप पहले क्या करोगे, सीपी निकालोगे, फिर सीबी निकालोगे, तो डायरेक्ट ये निकालना गामा। तो डायरेक्ट गामा का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 प्लस टू बाई एफ, 1 प्लस टू बाई एफ, एफ बाई टू नहीं, 2 बाई एफ। ठीक है, तो मोनोटॉमिक के लिए रख लो, तो मोनोटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 रखिए, 1 प्लस टू बाई एफ, एफ की जगह क्या रख देंगे, 3, तो कितना हो गया ये, 5 बाई थ्री। अब देखो वही आया था 5 बाई थ्री। डायटोमिक के लिए एफ की वैल्यू 3 रख दोगे, तो गामा होगा 1 प्लस टू बाई एफ, तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 प्लस टू अपॉन 5, क्योंकि डायटोमिक के लिए एफ की वैल्यू कितनी होगी, 5, तो यहां से कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 5। क्लियर हो गई बात। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान रखें कौन कौन से, सीपी, सीपी क्या होगा, 1 प्लस एफ वाई टू इंटू आर, सीबी क्या होगा, एफ वाई टू इंटू आर, और गामा कैसे निकलेगा, सीपी अपॉन सीवी से, या इसका भी डायरेक्ट फंडा हो गया 1 प्लस टू बाई एफ, वहां पे सब में एफ बाई टू था, इसमें क्या है 2 बाई एफ। चलिए तो सीपी अगर हमने बात करी मोनोटॉमिक के लिए, तो मोनोटॉमिक के लिए सीपी कितनी थी, 5 आर बाई टू, सीबी क्या हो जाएगी, 1 आर कम हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 3 आर बाई टू, और गामा क्या होगा, इन दोनों का रेशियो यानी कि 5 अपॉन 3। डायटोमिक के लिए कितनी थी, 7 आर बाई टू, तो मोनोटॉमिक के लिए इससे 1 आर कम कर देंगे यानी कि कितना हो जाएगा, 5 आर बाई टू, और अगर गामा निकालना तो इन दोनों का रेशियो यानी कि 7 अपॉन 5। तो ये रटना नहीं है, ये रटना नहीं है, फॉर्मूले याद रखिए बस। 3 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, अगर सीपी है तो 1 प्लस एफ बाई टू इंटू आर, सीबी है तो एफ बाई टू इंटू आर, और गामा है तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो सीपी अपॉन सीबी, मगर इसे भी भूलिए, ये ज्यादा अच्छा है कि 1 प्लस टू बाई एफ।
तो अभी जो पीछे बताया वो कुछ रटना नहीं है, ये फॉर्मूले 3 फॉर्मूले याद रखिए बस। तो जो CP है वो कितना आएगा 1 + F/2R, और CB होगा F/2R। और गामा निकालना तो CP/CB से निकलेगा। अगर CP/CB नहीं मालूम तो डायरेक्ट इससे निकालिए 1 + 2/F। F क्या है मैं तो भूल गया। मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5, और आगे जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, मोनोटॉमिक के लिए 3 कब है जब वाइब्रेशन 0 है, और डायटोमिक के लिए कितना है 5 कब जब वाइब्रेशन 0 नहीं। अगर वाइब्रेशन और दे देगा तो एक एक एंट्री और हो जाएगी। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का चार्ट क्या हो गया देखिए, मोनोटॉमिक के लिए कितनी होती है, ट्रांसलेशन वाली 3, रोटेशनल वाली 0, और टोटल कितनी हो गई 3। डायटोमिक के लिए ट्रांसलेशन वाली 3 और रोटेशनल वाली कितनी होती हैं 2। ठीक है, और टोटल कितनी हो गई 5। ट्रांसलेशन वाली मैक्सिमम 3 होती हैं, एक्स वाई जेड। रोटेशनल वाली कोई सी 2 होंगी, या तो एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। ठीक है, तो उसमें मोनोटॉमिक में रोटेशन नहीं आता क्योंकि एक ही एटम है, कब रोटेशन के लिए कम से कम 2 एटम चाहिए, तो इसलिए क्या है 0। तो टोटल इसमें 3, इसमें कितनी होती हैं 5। अभी एक एक और बढ़ सकती है जब वाइब्रेशन आ जाए, वो कब आता है जब हाईली हीट कर देते हैं, ऐसा कोई इंडिकेशन देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि CP और CB की वैल्यू रटना मत, F ध्यान रखो। चलिए, एक कह रहा है हाउ टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए स्लोप कैसे बताओगे, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस तो आप जानते ही हो, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर हीट, तो जिसमें टेम्परेचर क्या रहे सेम रहे, यानी कि कांस्टेंट रहे। आइसोबारिक यूनिट आ गई बार। बार यूनिट किसकी होती है प्रेशर की, तो आइसोबारिक में प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट। आइसोकोरिक, इसमें वॉल्यूम क्या होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो बारिक मतलब जिसमें प्रेशर की यूनिट आ जाए, जिसमें किसी टर्म्स की यूनिट आ जाती है वही कांस्टेंट रहता है। कोरिक आपको ध्यान रख सकते हैं कि जब उसमें प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। एक ये है पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, एक नया अलग से मैंने लिया है। पॉलीएटॉमिक ऐसा कुछ इसमें नहीं है, ऐसा कोई आपने पढ़ा भी नहीं होगा कभी। तो पॉलीएटॉमिक एक, इसको एडियाबेटिक या और इस टाइप के कोई भी प्रोसेस आ जाए तो उनको समझाने के लिए है। तो पॉलीट्रॉपिक ये अभी मैं बताएंगे, इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं रखना। एडियाबेटिक सब जानते हैं, एडियाबेटिक में क्या होगा हीट ट्रांसफर, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट एक्सचेंज है वो क्या होती है 0, यानी कि हीट एक्सचेंज नहीं होती। चलिए एक एक करके देखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, जो केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स है उसमें बहुत अच्छे से मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बताया है। सिर्फ टेम्परेचर ही कांस्टेंट रहता, और भी बहुत सारी चीजें इसमें कांस्टेंट थी। ठीक है, चलिए फिलहाल उतनी डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। तो आइसोथर्मल का मतलब है कि जिसमें टेम्परेचर क्या, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे कांस्टेंट रहे, यानी कि ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी कुछ भी इवेंट जिसमें ओवरऑल टेम्परेचर न घटे न बढ़े, तो उसे क्या बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए किसी भी गैस की इक्वेशन क्या होती है PV = nRT। अब हमने क्या है अमाउंट फिक्स होता है गैस का, R कांस्टेंट ऑलरेडी होता ही है, और आइसोथर्मल हमने प्रोसेस माना है तो टेम्परेचर भी क्या होगा कांस्टेंट। तो ये पूरी टर्म्स कांस्टेंट हो गई। तो PV = क्या हो गया फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो PV = क्या हो गया फिक्स यानी कि कांस्टेंट, या कह सकते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके वॉल्यूम के। तो इसका जो ग्राफ होगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का ग्राफ क्या होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो अगर ये P और V है तो इसका जो ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब इसका स्लोप हर जगह देखिए। स्लोप क्या होता है किसी भी कर्व का, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना तो उसकी टेंजेंट रोक रही है, और टेंजेंट क्या बताती है उस पॉइंट के स्लोप को बताती है। चलिए, तो हमें स्लोप निकालना है इसका आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो स्लोप का मतलब है क्या, तो स्लोप ऑफ PV कर्व हमें निकालना है। तो क्या होगा जी ये, तो स्लोप होता है मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी। तो आप क्या करें परपेंडिकुलर क्वांटिटी को डिवाइड कर दें बेस क्वांटिटी से, मतलब परपेंडिकुलर क्वांटिटी के चेंज को डिवाइड कर दें बेस के चेंज को से, यानी कि dP/dV। ये छोटा सा चेंज ले लें तो उसे लिख देते हैं यानी कि dP। ठीक है, तो ΔP/ΔB स्लोप किसका आएगा परपेंड, स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी परपेंडिकुलर क्वांटिटी में चेंज यानी कि ΔP/ΔB, और छोटा सा चेंज ले लें तो क्या होगा dP/dt। ठीक है, यही क्या होता है स्लोप होगा। चलिए
जैसे और समझाएं थोड़ा सा, ये स्पीड और टाइम में ग्राफ है, ठीक है, क्या है ये, स्पीड और टाइम का ग्राफ, ये एक स्लोप है। तो इसका पहली बात तो स्ट्रेट लाइन है तो हर एक पॉइंट का स्लोप सेम है क्योंकि हर एक पॉइंट की टेंजेंट सेम होगी। चलिए, तो यहां से अगर हम बात करें स्लोप निकालें तो स्लोप किससे आएगा, डी बी अपॉन डी टी, मतलब परपेंडिकुलर क्वांटिटी का चेंज डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी का चेंज। तो डी बी अपॉन डी टी, और डी बी अपॉन डी टी होता क्या है, एक्सेलरेशन। तो इसका जो स्लोप है वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। चलिए, या कह सकते हैं इसका जो स्लोप है वो क्या बताएगा हमें, एक्सेलरेशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व है कोई, ठीक, तो इसका अगर हम स्लोप निकालें तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्वांटिटी अपॉन बेस, मतलब एक्स अपॉन टी, या लिखे डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होती है, वेलोसिटी। क्लियर। तो इसका जो स्लोप है वो हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी। जैसे यहाँ देखिए y अपॉन एक्स, ठीक है, तो ये कोई भी क्वांटिटी है, y है और x है, ठीक है, तो ये हमें इसका स्लोप निकालना तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, वो क्या कहलाएगा, इसका स्लोप। तो ऐसे हमारे पास क्या हो गया, ये पी बी इजिकल टू क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, किसके लिए, आइसोथर्मल इक्वेशन के लिए। तो देखिए इसका हमें क्या निकालना, स्लोप। तो स्लोप कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर क्वांटिटी अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है कौन, पी, और बेस कौन है, वी। देखिए यहाँ पे v अपॉन, यानी कि p और v, तो मैं क्या, मुझे क्या निकालना है, स्लोप। और स्लोप कैसे निकलेगा, dp अपॉन dv से, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास इक्वेशन है pb इक्वल टू कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, मुझे निकालना क्या है, स्लोप। स्लोप किससे निकलेगा, dp अपॉन dv से, तो मुझे dp अपॉन dv निकाल लेना है। अब dp अपॉन dv कैसा आएगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करो। अब डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करूं, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप चलिए एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, वाई के, किसी के भी। तो जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती हैं तो डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, तो करिए, हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसका, देखिए इधर क्या है पीवी और इधर क्या है कांस्टेंट, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दो, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। चलिए, तो डी एक्स अपॉन, तो डी अपॉन डी एक्स किसका, पीवी का, उधर डी अपॉन डी एक्स किसका, कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो क्या जाता है, जीरो। इसका कैसे करेंगे, पी को एक बार फर्स्ट क्वांटिटी को कांस्टेंट रखे, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दें, तो पी को तो ऐसे रखा और वी का कर दिया डीवी अपॉन डी एक्स प्लस। अब क्या करेंगे, वी को सेकंड क्वांटिटी को ऐसे रखेंगे और फर्स्ट का कर देंगे, तो डी पी अपॉन डी वी, और इज इक्वल टू इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक, इस टर्म्स को इधर ले जाओ उठा के, या इस वाली को इधर ले जाओ। चलिए, मुझे dp अपॉन dv करना है तो मैं इस वाली को ले जाता हूँ उठा के, dp यहीं छोड़ देंगे, तो v dp अपॉन dx इज इक्वल टू हो गया माइनस p dv अपॉन dx, dx से dx कट जाएगा। जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे वो इधर आके कट हो गया, इसलिए मैंने कहा था किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नॉर्मल भी लिख सकते थे ऐसे ही, क्या, p को ऐसे रखा, इसका लिख दिया dv, प्लस v को ऐसे रखा, इसका लिख दिया dp इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलिए, तो यही टर्म्स आ जाती, dx से dx कट जाएगा, देखो ये टर्म्स आ गई, और ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम, सिर्फ ऐसे करिए, p को ऐसे रखा, b का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, कितना, db अपॉन p इंटू क्या हो जाएगा, db, प्लस आपके b को ऐसे रख देंगे, क्या आ जाएगा, dp, और फिर उस dv वाले को उधर ले जाएंगे तो वो माइनस पी dv हो जाएगा। चलिए, मुझे निकालना क्या है, dp अपॉन db, तो db को नीचे ले आइए, तो dp अपॉन db, और इस b को उधर ले जाएंगे तो माइनस पी, तो dp अपॉन db क्या आ गया, माइनस पी अपॉन बी। तो उस कर्व का जो स्लोप हो गया वो कितना हो गया जी, माइनस पी अपॉन बी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो पीबी कर्व का स्लोप है वो कितना होगा, माइनस पी अपॉन बी होगा। क्लियर। चलिए, वैसे भी नॉर्मली में आप निकाल सकते थे, कैसे, सुनिए, आइए जरा ऊपर, इस कर्व का हमें स्लोप निकालना है। स्लोप निकलेगा परपेंडिकुलर क्वांटिटी अपॉन बेस, तो p अपॉन बी आ गया स्लोप, p अपॉन बी, मगर माइनस क्यों आ रहा है ये देखिए, स्लोप लगातार अगर मैं इस पॉइंट का टेंजेंट खींचूं तो वो क्या है, 90 एंगल किससे नापते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल नापते हैं, और कैसे नापते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल क्या हो रहा है, 90 से बढ़ा रहा है, और जब थीटा की वैल्यू अगर 90 से छोटी है तो प्लस होती है, और 90 पे इनफाइनाइट होती है, और 90 से बड़ी है तो कैसे हो जाएगी, माइनस की, तो इसलिए माइनस का, तो स्लोप क्या होगा, p अपॉन बी होगा, मगर कैसा होगा, माइनस का, वही आगे देखो। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, बार आ गया, बार मतलब प्रेशर की यूनिट आ गई, तो ये याद करने का एक तरीका है, तो इसमें प्रेशर, इसमें क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यानी कि चेंज इन प्रेशर क्या रहे, जीरो। द प्रोसेस in which pressure of the gas remain constant is defined as isobaric process। तो देखिए जी, तो पीबी इक्वल टू एनआरटी है,
और आइसोबारिक में प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। तो P कांस्टेंट हो गया, N कांस्टेंट होता है अमाउंट ऑफ गैस, और R कांस्टेंट होता है, तो यहाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, T के। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, तो उसका ग्राफ क्या होगा, अगर मैं V और T में ग्राफ खींचूं तो V और T में ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसकी भी पावर कितनी है 1 और उसकी भी पावर कितनी है 1, दोनों की पावर 1 है और सेम साइन की है, तो ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। इसका हमें स्लोप अगर निकालना है, चलिए स्लोप हमेशा किस में निकालते हैं, पी और बी ग्राफ का ही, क्या ध्यान रखना, इसका मुझे स्लोप निकालना तो वी अपॉन टी आ जाएगा। चलिए तो यहां स्लोप निकालना है। अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो पी और बी में ग्राफ खींचूं किसके लिए, आइसोबारिक के लिए। तो आइसोबारिक में तो वॉल्यूम बढ़े घटे, टेम्परेचर घटे बढ़े, प्रेशर तो क्या रहना, आइसोबारिक की कंडीशन ही क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट हो। तो प्रेशर की टर्म्स क्या होगी, अगर प्रेशर 5 है तो बस 5 ही रहेगा, ना तो ऊपर को जाएगा ना नीचे को जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर क्या रहेगा, तो पीवी, अगर आइसोबारिक में पीवी ग्राफ खींचूं तो उसका स्लोप क्या है, ये है। और ये कैसा है, इसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, और इसका स्लोप कैसा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब यानी कि एक्स एक्सिस से, अगर हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल देखूं तो क्या है, जीरो, क्योंकि दो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, बिल्कुल पैरेलल हैं, तो पैरेलल का मतलब इनके बीच में एंगल क्या है, जीरो। तो ये स्लोप होता है टेन थीटा, और थीटा यहाँ है कितना, जीरो, तो स्लोप कितना हो गया, जीरो। तो इसमें स्लोप क्या होगा, जीरो। तो ध्यान रखना आइसोबारिक में स्लोप क्या होता है, जीरो। या देखिए स्लोप होगा डीपी अपॉन डीबी, और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं यहां से स्लोप देखूं तो क्या करेंगे, स्लोप आएगा किससे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्वांटिटी, तो डीपी अपॉन डीबी, यही तो होगा स्लोप, डीपी अपॉन डीबी किसका, पीबी कर्व का। अब पी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन चाहे किसी की भी रेस्पेक्ट में करो तो वो क्या रहेगा, ये पी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, जीरो, तो भी आ गया स्लोप जीरो। चलिए आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। चलिए तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो आपके पी भी जब ग्राफ खींचेंगे इसके लिए, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कब होगा, जब ग्राफ कैसा जा रहा हो, वर्टिकल, इधर जाएगा तो प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा, इधर जाएगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो सीधा कहां जाएगा, वर्टिकल। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। पीवी ग्राफ खींचेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट कब होगा, जब ग्राफ बिल्कुल वर्टिकल जा रहा हो, क्योंकि इधर जाएगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, इधर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम की टर्म्स ये है। तो वर्टिकल जाएगा, और वर्टिकल जाएगा तो हॉरिजॉन्टल से इस ग्राफ का एंगल होगा कितना, 90, और टेन स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, 90, और टेन 90 क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए बात करें पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या है, ये एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। जैसे कोई इक्वेशन ऐसी आ जाए कि पी वी की पावर एम, जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस में कैसी टर्म आएगी, पी वी की पावर गामा आती है। जब आप देखेंगे अभी आगे थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड पार्ट शुरू होगा तो उसमें आप देखेंगे कि जो आइडियोबैटिक इक्वेशन है, एडियाबेटिक इक्वेशन है, उसके लिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए गैस की इक्वेशन क्या आएगी, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है। तो वो गामा टर्म्स है यहाँ। तो अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन बने तो उसका स्लोप कैसे होगा, एक जनरल टर्म्स है ये। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए यानी कि पी वी की पावर एम इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, एक जनरल इक्वेशन है। चलिए तो स्लोप निकालो, क्या होगा जी स्लोप, क्या स्लोप निकालना है, वही प्रेशर वॉल्यूम का, प्रेशर वॉल्यूम कर्व का हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। चलिए तो स्लोप कैसे निकलेगा, अगर पीबी कर्व है तो डीपी अपॉन डीबी से वही परपेंडिकुलर क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी, ये स्लोप होगा। यानी कि हमें क्या निकालना है, डी स्लोप निकालना मतलब डीपी अपॉन डीबी निकालना है। तो मेरे पास इक्वेशन है पीवी की पावर एम इज इक्वल टू कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन कर दो किसके रेस्पेक्ट में, जहां तुम्हारी मर्जी करे, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि वो तो आप बाद में कट ही जाना है। चलिए एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इधर लेफ्ट का डिफरेंशिएशन और राइट का दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या डी अपॉन डी एक्स किसका, पी इंटू बी की पावर एम का इज इक्वल टू होगा डी अपॉन डी एक्स किसका, कांस्टेंट का। करिए, जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई में होती है तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि डी अपॉन डी एक्स बी की पावर एम, प्लस अब के सेकंड वाली टर्म्स को ऐसे रखो, फर्स्ट वाली टर्म्स का करेंगे यानी कि डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए p तो ऐसी रहा, इस b की पावर m का डिफरेंशिएशन करें तो जो पावर होती है वो कहां चली जाती है, मल्टीप्लाई में, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, एक कम। तो m तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा m, और v, और इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, एक डिक्रीज, तो v हो जाएगा m v की पावर m माइनस वन इनटू क्या होगा, फिर किसका करते हैं, देखिए पहले तो करते हैं इसका v की पावर n का, b की पावर m का क्या हुआ, m मल्टीप्लाई में आ गया और v की पावर एक कम हो जाएगी, तो m
वी एम माइनस वन, और फिर किसका करते हैं, वी का, और वी का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। चलिए, प्लस v की पावर m को ऐसे रखा आपके p का करेंगे, तो dp अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, जीरो। इसको लेफ्ट राइट ले जाइए। चलिए, इस वाले टर्म्स को उठा के धर ले गए, तो क्या बचा, v की पावर m dp अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पी एम वी की पावर m माइनस वन इंटू डी बी अपॉन डी एक्स। एक्स डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, देखो मैंने आपको कहा था किसी भी रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, ये कट हो गया जी। चलिए, तो dp अपॉन db, db को उधर से उठा के धर लिया है, और इधर की जो टर्म्स थी वो यहाँ ले आया अपॉन में, तो ये बच्चा माइनस पी एम वी की पावर m माइनस वन अपॉन बी की पावर m। तो यहाँ b की पावर m माइनस वन है और यहाँ b की पावर m है। ऐसा समझो कि यहाँ अगर v की पावर 5 है तो वहाँ v की पावर कितनी है, 4। जब b की पावर 5 से b की पावर 4 को कैंसिल करूंगा तो अपॉन में एक b बच जाएगा बस। ठीक है, तो dp अपॉन db क्या होगा, माइनस पी एम, और अपॉन में क्या बच जाएगा, एक v बच जाएगा, क्योंकि देखो जब v की पावर m माइनस वन है और जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो b की पावर माइनस m बचेगा, और उससे जब सोल्व करेंगे तो b की पावर एक बचेगी, अपॉन में b बचेगा। देखो सीधा सीधा यहीं से समझो, अगर ये मान लीजिए 2 है, m की वैल्यू 2 है, तो ये होगा b स्क्वायर और वो होगा v, तो कितना बचेगा, अपॉन में b बच जाएगा एक, तो माइनस एम पी अपॉन वी। तो जो स्लोप हो गया डी पी अपॉन डी बी, तो कितना हो गया, माइनस का है एम पी अपॉन बी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप था माइनस पी अपॉन बी। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, ये एम की जगह गामा होता है, तो इसलिए वहां क्या आ जाएगा, माइनस गामा पी अपॉन बी, और गामा तुम्हें पता है किससे निकलता है, सी पी अपॉन सी बी से। तो अगर कोई पी वी की पावर एम का कोई इक्वेशन है तो उसका स्लोप कितना आएगा, माइनस एम पी अपॉन बी आएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो गोल्डन की पॉइंट रिगार्डिंग स्लोप ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस, कौन सा स्लोप निकालना है, पी बी कर्व का। तो ये प्रोसेस है और ये स्लोप है, कौन सा जी स्लोप, देखो वही डीपी अपॉन डीबी, मतलब कौन से कर्व का, पी और बी कर्व का। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें स्लोप कितना आ रहा था, माइनस पी अपॉन बी। आइसोकोरिक है तो कितना आ रहा था, जीरो, क्योंकि इसमें प्रेशर क्या था, कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट है तो जब प्रेशर का ही डिफरेंशिएशन करोगे किसी के रेस्पेक्ट में, प्रेशर कांस्टेंट है और प्रेशर का डिफरेंशिएशन क्या रह जाएगा, जीरो। आइसोथर्मल में P अपॉन बी था, तो कौन स्लोप था कैसा, नेगेटिव हाइपरबोला कर्व आ रहा था, क्योंकि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, B के, तो वहां पे स्लोप तो होगा P अपॉन बी होगा, मगर कैसा होगा, माइनस का। आइसोबारिक में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, मुझे निकाल स्लोप निकलेगा dP अपॉन dV से, और P कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करो चाहे किसी के रेस्पेक्ट करो वो जीरो आएगा, तो इसलिए स्लोप क्या हो गया, जीरो। अगर बात करें आइसोकोरिक की, तो आइसोकोरिक में क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि उस केस में आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो, और कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में किसी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि इसमें जो चेंज है, देखिए ये क्या है, डीबी, डीबी मतलब वॉल्यूम में चेंज, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम में चेंज क्या होता है, जीरो, तो ये टर्म्स क्या हो गई, जीरो, और किसी भी टर्म को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी। समझ रहे हो मैं कितना आसान सा तरीका बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं। आइसोकोरिक में तो आइसोथर्मल में तो क्या हो गया, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया V के, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, हाइपरबोला, और ग्राफ हाइपरबोला होगा तो प्रेशर होगा परपेंडिकुलर टर्म यानी कि P डिवाइडेड बाय बेस टर्म यानी कि V, मगर स्लोप नेगेटिव का है इसलिए माइनस। आइसोकोरिक में क्या है, स्लोप होता है dP अपॉन dB, किसका, PV कर्व का। अब आइसोकोरिक में प्रेशर कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो जीरो आएगा, यानी कि स्लोप क्या हो गया, जीरो। आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, हमें निकालना स्लोप, स्लोप निकलेगा dP अपॉन dV से, किसके, PV कर्व का। अब इस आइसोकोरिक में वॉल्यूम है कांस्टेंट, तो dB का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो, और जब ये वाली टर्म्स जीरो हो गई तो किसी की भी अपॉन में जीरो हो तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। चलिए, पॉलीप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक में क्या इक्वेशन बनती थी, इसमें बनती थी पीबी इजिकल पीबी की पावर गामा या पीबी की पावर एम, ठीक है, तो उसका जब स्लोप निकालोगे डीपी अपॉन डीबी तो वो आता है माइनस एम पीबी। तो जो आइसोथर्मल का है वही होगा, मगर साथ में बस P और V की जो भी पावर होगी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है। जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस में इक्वेशन होती है पी वी की पावर गामा, तो यहां एम की जगह क्या जाएगा, गामा, तो एडियाबैटिक का स्लोप हो जाएगा माइनस गामा पी अपॉन एम। तो अगर बात करें कि आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप है वो आइसोथर्मल के कितने टाइम्स हो जाएगा, गामा टाइम्स,
क्योंकि माइनस पी अपॉन वी किसका होगी, आइसोथर्मल का, और एडियाबैटिक में एम की जगह क्या होगा, गामा, तो वो गामा टाइम्स हो जाएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप है वो गामा टाइम्स अधिक होता है किससे, आइसोथर्मल प्रोसेस से। चलिए, ये कह रहा है हाउ टू कैलकुलेट वर्क मॉडुलस ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस। डिफरेंट प्रोसेस में वर्क मॉडुलस कैसे निकालते हैं। जब मैंने आपको इलास्टिसिटी पढ़ाई थी तो इलास्टिसिटी में मैंने यंग मॉडुलस पे तो आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कराई थी। वर्क मॉडुलस की सिर्फ डेफिनेशन बता के, फॉर्मूला बता के छोड़ दिया था, कोई न्यूमेरिकल्स उस पर नहीं कराया था, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल, जो अच्छे न्यूमेरिकल है वो यहां बनते हैं। कैसे बनेंगे जरा समझो। वर्क मॉडुलस, मॉडुलस क्या था, मॉडुलस था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और वर्क मॉडुलस निकालना हो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस प्रेशर ही तो था एक, तो क्या लिखते थे, डेल्टा पी या डीपी, और माइनस साइन क्यों था, क्योंकि वॉल्यूम को वो घटा रहा था। तो जो वर्क मॉडुलस थी, यानी कि जो स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या थी, प्रेशर थी, यानी कि डीपी, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशो। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो डीवी अपॉन डीवी ये क्या हो गई थी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या हो गई थी वर्क मॉडुलस के केस में, प्रेशर। प्रेशर ही तो क्या कर रहा था, जो दबा रहा था, जिससे वॉल्यूम घट रहा था, वॉल्यूम घट रहा था इसलिए क्या आ रहा था उसमें, माइनस। चलिए, तो एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, ये v जाएगा ऊपर, तो जो वर्क मॉडुलस है v, तो v तो चला जाएगा ऊपर, तो वर्क मॉडुलस क्या है, माइनस dp अपॉन dv इंटू वी है, और dp अपॉन dv क्या है, ये स्लोप ही तो है। आ गई बात समझ में नहीं। तो वर्क मॉडुलस कैसे निकलेगा, माइनस dp अपॉन dv इंटू वी, और dp अपॉन dv को क्या बोल सकता हूं, स्लोप ऑफ pv कर्व, बस। तो v तो यहां क्या है, वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, p क्या है यहां, प्रेशर है। चलिए, अब वो कह रहा है, देखिए जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और नीट वाले तो तैयार बैठे रहे, बिल्कुल हूबहू आ जाएगा क्वेश्चन। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें क्या निकालना, वर्क मॉडुलस, तो वर्क मॉडुलस होगा क्या, माइनस डीपी अपॉन डीवी इंटू वी, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डीवी अपॉन डीबी होता कितना है, माइनस पी अपॉन बी होता, अभी निकाला था। आइसोथर्मल के लिए जो स्लोप है यानी कि डीपी अपॉन डीवी वो कितना था, माइनस पी अपॉन बी, रख दो यहाँ। तो माइनस 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 तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, वी से वी कट जाएगा, तो सिर्फ किसके इक्वल हो गया, पी के। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क मॉडुलस है वो किसके इक्वल आ गया, प्रेशर के इक्वल आ गया। जैसे पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक के लिए हम वर्क मॉडुलस निकालें, तो पहले तो हमें पता है कि वर्क मॉडुलस होता क्या है, माइनस डी पी डी वी इंटू वी, और ये क्या होता है, स्लोप होता है। तो फिर क्या है, पॉलीप्रोटिक के लिए स्लोप होता कितना है भैया, डी पी अपॉन डी वी क्या होता है, माइनस एम पी अपॉन बी, बस रख दो इस वैल्यू को यहाँ, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, माइनस से माइनस जाएगा, एक वी से वी जाएगा, तो इसमें क्या बच गया, एम पी। तो प्रोटिक यानी कि पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक के अगर केस में वर्क मॉडुलस निकालें तो v इक्वल टू हो जाएगा एम पी। अगर जैसे एडियाबैटिक की बात करें तो एडियाबैटिक में m की जगह क्या होता है, गामा, तो गामा पी हो जाएगा। बात करें आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक में स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए वर्क मॉडुलस भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। बात करें आइसोबारिक की, तो आइसोबारिक में स्लोप क्या होता है, जीरो, तो वर्क मॉडुलस भी क्या हो जाएगा, जीरो। आगे बात समझ में नहीं। तो गोल्डन की पॉइंट रिगार्डिंग द वर्क मॉडुलस, तो आइसोथर्मल के केस में जो वर्क मॉडुलस है वो प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और पॉलीट्रॉपिक के केस में वर्क मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा, m इंटू पी, जहां p क्या है, प्रेशर है, बता रहा हूं, ठीक है। तो बात ध्यान रखें, p क्या है, ये प्रेशर। ठीक, एक छोटी सी बात सुनिए, क्या छोटी सी बात है, हम क्या करते हैं, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं लेक्चर में बहुत सारी बातें हैं जो मैं बार 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 बार, एक एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार, कहीं कहीं इवन तो दसियों बार बोल देता हूं। आप लेक्चर को देखते होंगे, सुनते होंगे, बोर हो जाते होंगे, क्या यार फिर से वही, हर बार वही वही बात। इसलिए लेक्चर लगभग 1 घंटे का हो गया, इसको हम चाहते तो 30 मिनट का या 25 मिनट का कर सकते थे, मगर चीज़ों को बार बार, इसलिए क्या है कि आपकी जो बुद्धि है वो तो पहली बार में सुन लेती है, मगर मेरा मतलब बुद्धि तक बात पहुंचाना नहीं है, वो आपके दिमाग में, अंदर समझ में, जो आपके अंदर एक समझ बैठी होती है उसमें रमनी चाहिए। इसलिए चीजें बार 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 बोली जाती हैं, उनसे गुस्सा जरूर आता होगा आपको, ठीक है।
अजीब भी लगता होगा, ओड भी लगता होगा, और ये भी सोचता होगा कि ये टाइम हमारा खराब कर रहे हैं, चीज़ तो ठीक बता रहे हैं पर बार बार यूं ही, बार बार क्यों। तो आप समझिए ये किसी कारणवश है, ठीक है। आप अभी नहीं समझेंगे, बातों को इतनी बार रमाने की कोशिश करते हैं कि वो आपकी समझ में रम जाए, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, बुद्ध बुद्ध भगवान के बारे में आपने शायद सुना होगा सभी ने। उन्होंने जो धम्मपद लिखा, उनका जो मतलब शास्त्र लिखा, उन्होंने लिखा, उन्होंने जो बातें बोली वो लोगों ने लिखी। तो उसमें क्या था, जो पहले उनकी किताबें छपती थी तो उसमें क्या था, एक लाइन लिखी और नीचे फिर वही लाइन, तीसरे नंबर पर फिर वही लाइन, फिर चौथे नंबर पर फिर वही लाइन, फिर पांचवी लाइन कुछ और होती थी, फिर पांचवी के नीचे फिर वही लाइन, फिर वही लाइन, फिर वही लाइन। अब क्या है, उतनी उस तरीके से तो नहीं छपती उनकी किताब। अब उसमें क्या है, उसको एक लाइन लिखी जो उन्होंने बात बोली थी, उसके नीचे डैश 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 लगाते हैं कि फिर से वही, फिर से वही, फिर से वही, फिर से वही। क्यों? पागल थे वे? बार बार क्यों बोल रहे थे? बार बार इसलिए बोल रहे थे कि आप जिस मन से, जिस बुद्धि से सुन रहे हो उनको, वो उन्हें भी पता था कि उस बुद्धि तक तो बात कई बार पहुंची है और आगे कई बार पहुंचेगी। बात उसके पहुंचने से फायदा नहीं होगा, जो अंदर एक समझ बैठी है हार्ट में, दिल में, ठीक है, नाभि में, वहां तक बात जाए, वहां तक बात जाएगी तो असर होगा, ठीक है। तो इसलिए बातों को अंदर तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, कि इसलिए बार बार कहा जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है ठीक है, और किसी को ओड लग रहा है ये बात कि बार बार से क्यों बोलते हैं, तो फिर भैया उसका मालिक वो खुद या भगवान, ठीक है। मैं उसका कोई जिम्मेदार नहीं। वो आप देख लें कि आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा। हाँ, इतना जरूर बता रहा हूं, अगर आपको बार बार मेरी चीज बोलने से बुरी लग रही है तो कुछ गड़बड़ है, आप बहुत जल्दी में हैं फिर, और जल्दी वालों का मैं कोई जिम्मेदार नहीं, ठीक है। चल, थैंक्स।